Hello everyone. Today we'll discuss an important topic of solution and colligative properties named as vapor pressure. So this is Swaraj Kumar Verma and I will tell you the important topic of solution and colligative properties named as vapor pressure. तो सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेज कि व्हाट इज फेज, फेज क्या होता है। ठीक है, जैसे कि वेपर प्रेशर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फेज और इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे बताते चलूँगा जैसे कि आपको वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेज की व्हाट इज़ फेज। फेज होता है क्या है, जैसे कि फेज आपको पता भी होगा, जैसे कैसे फेज, जैसे कि मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी बाय व्हिच ए सब्सटेंस विल हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज फेज। कहने का एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जो कार्बन होता है, कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि 3 टाइप के कार्बन आपको मिल जाएंगे। एक कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में रहता है, एक कार्बन डायमंड के फॉर्म में रहता है, एक कार्बन फुलरेंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्रेफाइट आपको पता होगा कि बहुत ही महीन सा होता है, उसको आराम से आप मसल सकते हैं, लेकिन डायमंड इतना हार्ड होता है कि पूछिए मत। लेकिन ये भी तो कार्बन का ही फॉर्म है। एक कार्बन का फॉर्म बहुत ही आपको टेक्सटाइल होता है, एक मतलब एक कार्बन जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस होता है। तो ये होता है फेज। ठीक है, तो ऑल हैव सेम स्टेट बट डिफरेंट फेज। सेम स्टेट कहने का मतलब कि तीनों के पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है तीनों के पास सेम है, लेकिन फेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक में क्या है, ग्रेफाइट के फॉर्म में है, एक में है डायमंड के फॉर्म में, एक में है फुलरेंस के फॉर्म में। ठीक है, ये था ओवरऑल आपका फेज का। और हम लोग सेकेंड देखते हैं फेज से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेंगे और देख कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किसमें कितना फेज होता है, किसमें कितना फेज नहीं होता। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन मान लीजिए शुगर का और वाटर का, तो इसमें कितना फेज होगा। मान लीजिए अगर इसको आप इवोपरेट कीजिएगा तो कितना फेज आएगा, एक फेज आएगा। आप वाटर का इवोपरेट हो गया, एक शुगर, मतलब एक फेज आएगा। उसी तरह अगर मिल्क प्लस वाटर कर रहे हैं तो इसमें आपका 2 फेज आएगा, मिल्क का अलग आएगा और वाटर का अलग आएगा। ठीक है, 2 फेज आ जाएगा। और शुगर प्लस वाटर का इसलिए 1 फेज आ रहा है कि शुगर जो होगा वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक ही फेज आएगा। लेकिन अगर मिल्क प्लस वाटर रहेंगे तो दोनों अलग अलग रहेंगे। अगर मिल्क है और उसमें मोर नंबर ऑफ वाटर आप ऐड कीजिएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कीजिएगा, तो एक समय के बाद क्या आपको दिखेगा कि वाटर अलग है और मिल्क अलग है, मतलब अलग अलग दिखने लगेगा। ठीक है, उसी तरह जो एलम होते हैं, जब आप मेटलर्जी पढ़िएगा तो इसके बारे में जानिएगा। एलम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटलर्जी का, एलम। ठीक है, इसमें भी 1 फेज होता है। उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें क्यों 1 फेज होता है। जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले होते हैं उनका एक ही फेज होता है। ठीक है, उसी तरह वाइट फास्फोरस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस। मतलब फास्फोरस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक वाइट फास्फोरस होते हैं, एक ब्लैक फास्फोरस होते हैं, एक रेड फास्फोरस होते हैं। इनका 3 फेज होता है। ठीक है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, लेकिन फेज डिफरेंट होता है। तो ये था आपका ओवरऑल फेज से रिलेटेड। अब हम लोग अगला टर्म डिस्कस करते हैं। तो अगला टर्म है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने से पहले हम लोग को फेज समझना था, उसके बाद हम लोग को उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले ही लिखा था। वेपर प्रेशर क्या है, फेज इक्विलिब्रियम। मैंने फेज समझ लिया, अब हम लोग इक्विलिब्रियम समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना दिया है कि नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप क्लोज मान लीजिएगा, इसको क्लोज वेसल मानिए, पूरा क्लोज दिया हुआ। ठीक है, तो एक नीचे से अगर हम लोग इसको बर्न कर रहे हैं, इसको हम लोग अगर हीट कर रहे हैं तो इससे वेपर बन रहा है। ऊपर क्या बन रहा है, वेपर में कन्वर्ट होता है। इसका लिक्विड मोलिक्यूल जो होता है वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है, लिक्विड मोलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है। वेपर में देखिए जैसे मैंने भी लिख दिया है, वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर के फॉर्म में जो जाके वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें और जो नीचे से जो वेपर बन रहा है दोनों के बीच इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। मतलब ये कहने का अर्थ कि जो H2O लिक्विड है, तो लिक्विड से जो वेपर जा रहा है उसको इवेपोरेशन बोल दिए। एक ऐसा सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे कि उसके बाद आपका जैसे वेपर बनेगा वैसे लिक्विड बन जाएगा। मतलब जैसे इवेपोरेट होगा वैसे आपको कंडेंस हो जाएगा। वो जितना वेपर बनेगा उतना ही लिक्विड आपको मिलना है, मतलब कि अब उसका बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कि वो कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है,
रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या है बेसिक से चीज़, जितना आपको वेपर बनेगा उतना ही आपका लिक्विड बनेगा, मतलब जितना आपका इवोपरेशन होगा उतना ही आपका कंडेंसेशन होता है। ये होता है आपका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ समझ लिया, फेज समझ लिया, इक्विलिब्रियम समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, उसका डिफिनीशन समझेंगे। तो एक ये चीज़ देख लेते हैं कि इसे वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, उसको ग्राफ की तुलना में कि देखिए जैसे क्या होता है कि हम लोग शुरुआत में टाइम के साथ साथ रेट बढ़ाते चलते हैं, मतलब धीरे धीरे हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाता चलते हैं। क्या होता है कि इवोपरेशन 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 होता है। ठीक है, ओके, एक ऐसा कंडीशन आता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ से फिर से वापस वो लौट के अपने पुराने वाला स्थान पे आ जाता है, मतलब कि लौट के इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। मतलब कि लिक्विड जैसे वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पुराने वाला स्थान में आ जाता है, मतलब लौट के हुआ आपको कंडेंसेशन वाला पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं अच्छे से इसका नेचर ऑफ प्रोडक्ट में बताऊंगा क्यों ये एक्सपोनेंशियल आ रहा है। ठीक है, उसको मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ, अभी फर्दर डिस्कस करूँगा, वेट कीजिए। तो इसका कंडीशन क्या होता है, कंडीशन एट विच रेट ऑफ इवोपरेशन विल इक्वल टू बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट विच, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो जो इवोपरेशन का रेट होता है वही कंडेंसेशन का रेट होता है, मतलब दोनों इक्वल होता है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, जैसे आपका वेपर बनेगा वैसे ही आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ से ही बता दिया। ठीक है, देन उस समय एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये सबसे मेन पॉइंट था। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो प्रेशर अप्लाइड होता है वेपर पार्टिकल्स के द्वारा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, देखिए इस समय एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो वेप ये है जो हमको लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसके जो सरफेस हैं, सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, जो सरफेस पर आ रहे हैं, जो प्रेशर लग रहा है सरफेस में, इस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या डिफरेंस होता है, एक एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द वेपर पार्टिकल्स, मतलब जो ऊपर एकत्रित हुए कलेक्ट हुए उनके द्वारा जो सरफेस ऑफ लिक्विड है उस पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि एक और इसका डिफिनेशन देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में, जिसमें आपको हैंडीज में आपको पार्शियल प्रेशर के टर्म में बताया था, उसमें इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में जैसे एक कंटेनर था, ये लिक्विड हो गया, ये इसको क्लोज मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से वेपर जा रहा है, ऊपर से लिक्विड मतलब ऊपर से लिक्विड नीचे से वेपर आ रहा है। ठीक है, देखिए द कंडीशन एट विच पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, मतलब ऊपर वाला का पार्शियल वेपर मैंने वेपर का पार्शियल प्रेशर पीटी मान लेते हैं, पी मान लीजिए सिर्फ। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं उसको, सिर्फ पी मान लेते हैं। ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर मान लिए। ठीक है, विल बिकम इक्वल टू द प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड प्रेशर। कहने का अर्थ है, जैसे हैंडीज लॉ में मैंने क्या बताया था कि जो आपको एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उसमें सरफेस में, ठीक है, मतलब कि पी, उसके इनसाइड वाले अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसमें क्या है, इसको वेपर प्रेशर देखना है, तो जो बाहर वाला जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो पार्शियल प्रेशर, वो अंदर वाला जो भी लिक्विड है, जो भी प्योर लिक्विड है, उनके प्रेशर के बाद, मतलब जो इनिशियल प्रेशर लग रहा है, जो इनसाइड प्रेशर लग रहा है, उनके प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। सेम बात है उधर, जैसे कि जैसे वेपर में कन्वर्ट होगा वैसे उधर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जैसे इवेपोरेट होगा वैसे कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ओवरऑल था। उस समय जो प्रेशर लगता है, अब वेपर पार्टिकल द्वारा जो प्रेशर लगता है लिक्विड सरफेस पे, उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। ये सिंपल सा आपका टर्म था। ठीक है, तो इस फार्मूला मतलब जो सेकेंड डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन से एक टर्म आता है, दो दो चीज़ आता है। पहले मैं बताता हूँ कि जब पार्शियल प्रेशर जो होता है ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर देन कंडेंसेशन, कहने का अर्थ है, आपको मैं समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब कि वो लिक्विड फॉर्मेशन कर रहा है। एक्सटर्नल देखिए, जैसे कि एक्सटर्नल प्रेशर को ऐसे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था ना, लिक्विड हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी अगर अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपको कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा आपको लिक्विड में, जैसे वेपर बना उससे जल्दी ही आपको
कंडेंसेशन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि जब पार्शियल प्रेशर कम हो, मतलब कहने का जो सेकेंड कंडीशन, जैसे कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है ये कम हो, ठीक है, तब क्या होता है। तो इसमें दो केस राइज होता है। फर्स्ट केस क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है ये अचीव होता है, मतलब जितना आपका मतलब कि जितना आपका वेपर बन रहा है उतना लिक्विड आ रहा है, ठीक है। जब ये कम होता है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सेस लिक्विड मिल जाता है, मतलब कि एक्सेस मतलब कि ये कम होगा तो मतलब कि जितना वेपर बनेगा उतना ही आपको उधर से लिक्विड नहीं कन्वर्ट होगा, कुछ ना कुछ कम कन्वर्ट होगा। अगर उससे ज़्यादा रहता तब ज़्यादा कन्वर्ट होता, ठीक है। अगर दोनों बराबर रहता था तब जितना बनता उतना ही कन्वर्ट, मतलब कहने का अर्थ कि अगर अंदर वाला पी इनसाइड लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू रहता है पी आउटसाइड, तब जितना अंदर वेपर बनता उतना ही ऊपर से लिक्विड बनता। लेकिन अभी क्या है कि पी आउटर, फर्स्ट केस में पी आउटर मतलब पी आउटर साइड वाला मतलब पार्शियल प्रेशर वाला ज़्यादा है तो आपको कंडेंसेशन मतलब मोर नंबर ऑफ लिक्विड फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब अंदर वाला का प्रेशर ज़्यादा मतलब कि बाहर वाला का प्रेशर कम होगा तो जो बाहर से जो लिक्विड फॉर्मेशन हो रहा है वो कम होगा, ठीक है। मतलब कि एक्सेस लिक्विड जो होगा प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब वेसल में जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। या सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो आपको इक्विलिब्रियम ही अचीव नहीं होगा, कि वेपर जो है वेपर हमेशा बनते रहेगा लेकिन लिक्विड में वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन ये होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि वाटर विल फिनिश, इतना ना वेपर बन जाएगा कि आपको उसको इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं कर पाएगा और जितना का जितना वाटर था सब का सब आपको वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो सकता है उससे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका वेपर प्रेशर। क्या क्या हम लोग डिस्कस कर लिए वेपर प्रेशर का, कि एक कंडीशन था कि जो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको मोर नंबर ऑफ कंडेंसेशन होगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब वो एक्सटर्नल प्रेशर आपका कम हो रहा है तो पहले का किस सिचुएशन क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड आपको कंटेनर में मौजूद होगा। ये सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि पूरा का पूरा जितना लिक्विड है सब का सब इवोपरेट हो जाए, कोई कंडेंसेशन ना हो जाए, ठीक है। ये होगा सेकेंड कंडीशन हो सकता है आपका वेपोराइजेशन में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टर्म अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पैरामीटर जो है वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके नोट डाउन करते जाइएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ है कि वेपर प्रेशर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम जैसे कंटेनर लिए इधर से अगर इसको हीट कर रहा है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है तो यानी मोर नंबर ऑफ वेपर फॉर्मेशन होगा। यानी देखिए वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर मतलब इंक्रीज होगा उतने ज़्यादा ऊपर से आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, यानी वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। इस ये तो क्या लॉजिक। अब आपको फार्मूला से हम कैसे आपको इसको डिस्क्राइब करके बताते हैं कैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है बताते हैं। जैसे कि आपको ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गई तो आपको पता ही है कि इधर आपको कंडेंसेशन होगा तो इधर आपको इधर ऊपर आपको इवेपोरेशन होगा तो नीचे आपको कंडेंसेशन होगा, ये तो हो गया। लेकिन आपको जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तब आपको एक फार्मूला मिला होगा वहाँ पे LNP बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई आर इंटू टी। आर होता है आपको गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर प्लस सी। ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वहाँ से फार्मूला लाया गया है गैस से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आपको इस फार्मूला से आपको बताऊंगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर पर क्या असर होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि LNP है, LNP को हम लोग वाई एक्सिस पर ले रहे हैं और माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड आर का इसको हम लोग स्लोप ले लेते हैं। अगर यहाँ माइनस यानी स्लोप निगेटिव है और 1/t को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ग्राफ बना लिया है 1/t को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और LNP को हम लोग वाई एक्सिस पे ले लिया और इसको हम लोग स्लोप मान लिया। तो स्लोप अगर निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव हो गया। मतलब कि ये अगर आपको पूछेगा कि जब LNP इंक्रीज करेगा तब आपको 1/t के टर्म में होगा तब क्या होगा, ठीक है। बहुत बच्चा सब इसी फार्मूला की वजह से गलती कर देते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर वेपर प्रेशर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चा सबको ये वाला फार्मूला पता रहता है कि LNP बराबर डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई टी। बोलते हैं कि हाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर कम होगा। ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे LNP कम होता है ना कि प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को इसको प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे सब क्या गलती करते हैं एग्जाम के समय, ठीक है। उनको ये फॉर्मूला याद रहता है, यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा पी डिक्रीज होगा, नहीं। इसमें
इसको पहले आप पी में कन्वर्ट कीजिए, तब आप देखिए तब क्या होता है। देखिए इसको हम लोग पी में कन्वर्ट किए, जैसे इसको कन्वर्ट किया हम पी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, के टाइम ई के पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपन टी, ठीक है। इसमें आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, जैसे टेम्परेचर को हम यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल क्या टर्म होगा, ओवरऑल अगर विदाउट निगेटिव साइन ओवरऑल क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। लेकिन जब निगेटिव साइन लग जाएगा और ई के पावर में चल जाएगा तो ये ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो यानी यहाँ प्रेशर भी इंक्रीज होगा, समझे। यहाँ से आप प्रूफ हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक बार माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, एक बार माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना, कुछ दूर से आता है, यानी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। वही बात है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो आपको फार्मूला से मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, मतलब वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे मैंने लॉजिक से ही बता दिया था कि अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा मोर नंबर ऑफ वेपर बढ़ेंगे, यानी मोर नंबर ऑफ वेपर प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी ठीक है। इस तरह भी आप लॉजिक से वो बता सकते हैं या आप फार्मूला से भी आप बता सकते हैं, ठीक है, कैसे डिस्क्राइब करके बताना है। लेकिन आप दोनों फार्मूला में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिएगा, दोनों फार्मूला में आपको क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या बच्चे सब मिस्टेक करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वेपर प्रेशर जो होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, मैंने बता दिया, ठीक है। ये था ओवरऑल। अब देखिए सेकेंड चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी लिक्विड में उसका सेल्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है कि नहीं। मान लीजिए हर एक आदमी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स तो नहीं हुआ, इक्वल अमाउंट ऑफ तो एनर्जी नहीं होता होगा ना, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के पास भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का अर्थ है कि लेसर विल बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ग्रेटर विल वेपर प्रेशर, मतलब कहने का अर्थ कि जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे उसके पास वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसके पास कम होगा उसका वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। कहने का अर्थ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आपका वेपर प्रेशर का। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर जो होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। ये आपका टोटल ओवरऑल टर्म था, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पहले देखते हैं HCl जब लिक्विड है और H2O जब लिक्विड है, ठीक है। तो Hg में क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है, और H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हमको पता है कि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सबको पता है कि मेटेलिक बॉन्ड मतलब कि जो लोहा वाला बॉन्ड होता है उसमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब टाइटली पैक होते हैं, मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड के, ठीक है। इसलिए इसमें H2O लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एनर्जी एग्जाम्पल देखते हैं। एनर्जी एग्जाम्पल मतलब पिछले एग्जाम्पल है कि मेटेलिक बॉन्ड जो होता है हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ देन द हाइड्रोजन, इसलिए है, ठीक है। एनर्जी एग्जाम्पल है कि H2O और HF है। तो H2O में आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है और HF में आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो जिसमें लेस स्ट्रेंथ होना, जिसमें लेस, देखिए जैसे मैंने क्या बोला कि जिसमें लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो जिसमें आपको लेस हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसी में तो लेस आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। इसलिए HF में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2O, ओके। उसी तरह सेकेंड हम लोग देखते हैं उसी से रिलेटेड कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका वेपर प्रेशर जो होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है उसके उनके मोलर मास पे, ठीक है। तो ग्रेटर द मोलर मास ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेस द वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, तो उतना कम आपका वेपर प्रेशर होगा। समझ में आ गया होगा। मोलर मास अगर ज़्यादा होगा तो आपको पता है मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, तो हमको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे। इससे हमको क्या पता चला कि इंटरमोलिकुलर जिसका ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन में हम लोग एक मिथाइल लगे तो मतलब इसका हमारे पास मोलर मास ज़्यादा है इसके एज कम्पेयर टू इससे, तो यानी जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम एज कम्पेयर टू बेंजीन, तो मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह आप ये हेक्सागोन ले लिए और ये हम लोग
आप 7 मेंबर के रिंग लेंगे तो 7 मेंबर का मोलर मास एक कार्बन ज़्यादा है, यानी इसका मोलर मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हेक्सागन, तो हेक्सागन का वेपर प्रेशर ज़्यादा देगा। उसी तरह हम लोग इस एग्जांपल में देखिए एक बेंजीन है, एक इसको आप इसका नाम मैं भूल गया फिर में, तो 2 बेंजीन मान लीजिए कनेक्ट है, इसमें 2 बेंजीन के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, तो इसका मोलर मास एज कम्पेयर टू इससे ज़्यादा है, इसका मोलर मास एज कम्पेयर टू इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो मोलर मास जिसका ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, मतलब कि बेंजीन का सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू इससे, एज कम्पेयर टू इससे, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आशा करते हैं कि इसमें आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें वेपर प्रेशर में, फेज क्या होता है, फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट था इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट था कि जो आपको एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से 2 सिचुएशन आ रहा है। एक सिचुएशन में जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपको मोर कंडेंसेशन होता है, सेकंड कंडीशन जब एक्सटर्नल प्रेशर आपको कम होता है तो 2 सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन में पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है इस वहाँ जितना रहता है उतना ही रहता है। सेकंड सिचुएशन क्या होता है कि जब पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका पैरामीटर क्या है, पैरामीटर में क्या देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से आपको वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। मैंने बताया दिया लॉजिक से कि मोर नंबर ऑफ वेपर बढ़ेगा तो मोर ट्राई करेगा कि मोर नंबर ऑफ कंडेंसेशन हो, ठीक है। उसी तरह आपको फार्मूला से भी बता दिया एलएनपी के टूना में, आप उसमें आप ध्यान दीजिएगा एलएनपी को हम लोग पहले पी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको देखेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म में इंक्रीज होता है, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर था नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मैंने दिखाया था, आपको सेकंड पैरामीटर दिखा दिया था। उसमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपका कम होता है तो आपको वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आशा करते हैं कि आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इफ़ एनी डाउट प्लीज़ पिंग मी, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।